वेलकम टू ज्यूरिस एकेडमिया। तो अभी तक हमने देखा, आइए बात करते हैं। अभी तक हमने अपने सेक्शन 13 तक पढ़ा है, ठीक है। हमने कहाँ तक पढ़ा है? सेक्शन 13 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा आता है सेक्शन 1, हम जिसमें शॉर्ट टाइटल की बात, डेफिनेशन की बात, जनरल एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। चैप्टर 4 to 13 जो होता है हमारा, सेक्शन 4 to 13 जो है हमारा, वो किसकी बात करता है? सेक्शन 4 to 13 हमारा पनिशमेंट्स की बात करता है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने पहले देखा है। हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, शॉर्ट टाइटल पढ़ चुके हैं, जनरल एक्सप्लेनेशंस पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ पनिशमेंट के प्रोविज़न्स भी हमने देखे हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि बात करता है, चैप्टर नंबर 3 की हम बात करने वाले हैं, जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की, जो कि सेक्शंस 14 to 44 में दिया गया है। तो सेक्शन 14 to 44 में जो जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उनमें हम इनको भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब 2 पार्ट्स में कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 14 to 33 हम एक साथ पढ़ेंगे, और 34 to 44 हम एक साथ पढ़ेंगे। 34 to 44 जो है वो प्राइवेट डिफेंस का पार्ट है, ठीक है। 34 to 44 जो है वो प्राइवेट डिफेंस का पार्ट है, तो हम उसको अलग पढ़ेंगे, और सेक्शन 14 to 33 जो है इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 14 पे। सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है? एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ और मिस्टेकन बिलीफ। किसी ऐसे पर्सन ने कोई काम किया जिसमें उसको लगता था कि वो बाउंड बाय लॉ है। पहले तो वो बाउंड बाय लॉ था, और फिर उसको लगा कि वो बाउंड बाय लॉ है, ठीक है। पहले किसी ने कोई ऐसा एक्ट किया जिसमें वो लॉ के थ्रू बाउंड था, और दूसरे में उसको ऐसा लगता था कि वो लॉ के थ्रू बाउंड है ऐसा काम करने के लिए। इस मिस्टेकन बिलीफ में उसने ऐसा काम कर लिया। अच्छा, जनरल एक्सेप्शंस जो हम पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं? तो हमारे जनरल एक्सप्लेनेशन जो चैप्टर 2 है हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन का, उसमें हमें चैप्टर 1 का जो सेक्शन 3 है हमारा, जो हमें एक्सप्लेनेशन के बारे में बताता है, वो हमें बताता है, उसका क्लॉज 1 जो है वो हमें बताता है कि इस पूरी बीएनएस में जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं, बीएनएस में जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं, उनको हम किसके अंडर में पढ़ेंगे? जनरल एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अब अगर मान लीजिए एक्स जो है वो वाई का मर्डर कर देता है, ठीक है। तो एक्स जो है वाई का मर्डर कर देता है, तो एक्स को डायरेक्ट मर्डर के लिए सज़ा नहीं हो जाएगी। पहले हम देखेंगे कि एक्स ने जो मर्डर किया उसका रीज़न क्या था। क्या वो किसी जनरल एक्सेप्शंस में तो फॉल नहीं करता? हो सकता है कि उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा काम किया हो सकता है कि एक्स कोई ऐसा अथॉरिटी रहा हो जिसमें वाई को मारने के लिए उसके सुपीरियर्स ने उसको ऑर्डर दिया हो सकता है कि एक्स जो है वो किसी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जनरल एक्सेप्शंस में पढ़ते हैं कि जो भी ऑफेंसेस होते हैं उसमें डायरेक्ट सज़ा नहीं सुना दी जाएगी। पहले देखा जाएगा कि कहीं उसको जनरल एक्सेप्शंस का डिफेंस तो नहीं मिल रहा। अगर कोई काम गुड फेथ में किया गया है, किसी की भलाई के लिए किया गया है, उसका इंटेंशन करप्ट नहीं है, उसका इंटेंशन मैलिस नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि तो उसको क्या होगा, जो भी अक्यूज्ड है उसको क्या होगा, जनरल एक्सेप्शंस का डिफेंस मिलेगा, उसको सज़ा नहीं होगी, ठीक है। तो आइए सेक्शन 14 देखते हैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ और मिस्टेकन बिलीफ। कोई ऐसे पर्सन ने कोई काम किया जिसको वो काम करने के लिए जो बाध्य था, या फिर इस बिलीफ में, इस गलतफहमी में उसने ये काम कर दिया कि उसको लगा कि वो उस काम के लिए बाध्य है। जैसे दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स, मेरे कहने का मतलब एक्ट से है, काम से। दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स हु एक्ट अंडर द बिलीफ दैट दे आर लीगली बाउंड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन। ये उन इंडिविजुअल्स को, उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है ये सेक्शन, जो ये मानते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या है, लीगली बाउंड है। इट इंश्योर्स दैट एक्शंस टेकन इन गुड फेथ। ये इंश्योर करता है कि वो एक्शन गुड फेथ में हुआ होना चाहिए। अंडर लॉफुल ऑर्डर्स, उसको उस काम को करने के लिए लॉफुल ऑर्डर्स मिले होने चाहिए। और अंडर अ मिस्टेकन बिलीफ, जैसे मैंने आपसे कहा कि
एक्स ने वाई को मार दिया, तो हो सकता है कि उसको उसके सुपीरियर से ऑर्डर मिला हो कि वाई को मार दो। अगर एक्स क्या है, एक ऐसा लॉफुल अथॉरिटी है जिसके पास अथॉरिटी है किसी एक्यूज को मार देने की, वो पुलिस वाला हो सकता है, उसको एनकाउंटर करने का ऑर्डर मिला होगा, वो पुलिस वाला हो सकता है, उसको शूट एट साइट का ऑर्डर मिला होगा, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो अगर वो मारता है इस लॉफुल ऑर्डर के तहत, तो क्या होगा, वो लायबल नहीं होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो मिस्टेकन बिलीफ में हो कि वो क्या है, वो लीगली बाउंड है उस काम को करने के लिए। डू नॉट अट्रैक्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, गुड फेथ, अच्छे इंटेंशन के साथ, लॉफुल ऑर्डर में उसको लीगली ऑर्डर प्रोवाइडेड था, या फिर अंडर अ मिस्टेकन बिलीफ, या फिर उसको गलतफहमी थी कि वो लीगली बाउंड है उस काम को करने के लिए। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। A police officer dispersing a crowd under the order of superior officer, believing it to be a lawful command, will not be held liable even if some injuries occur. अगर मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, वो क्राउड को शांत कर रहा है या क्राउड को हटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और उसको इस काम के लिए उसके सुपीरियर ऑफिसर्स ने ऑर्डर किया हुआ है, तो वो तो ये मानेगा कि ये लॉफुल कमांड है। और मानना क्या है, बिल्कुल ही सुपीरियर ऑफिसर ने अगर ऑर्डर किया है तो वो एक लॉफुल कमांड है, ठीक है। विल नॉट बी हेल्ड लायबल इफ़ सम इंजरीज अकर, तो क्योंकि अब वो क्या है, लीगल अथॉरिटी में लीगली बाउंड है, तो उसको क्या हो जाएगा, अगर कोई इंजरी वहाँ पे क्राउड में होती है तो उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। अगर क्राउड हटाने के लिए लॉफुल कमांड के अंदर कोई सुपीरियर ऑफिसर ने उसको कमांड दिया है पुलिस ऑफिसर को कि क्राउड को हटाओ, उस दौरान अगर उसके द्वारा कोई किसी को इंजरी की जाती है तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये है नॉट लायबल, ठीक है, उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। ऑलराइट, इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हेल्ड दैट एक्शंस टेकन बाय द आर्म्ड फोर्सेज अंडर द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट must be justified by necessity and good faith, emphasizing the protection offered under this section, ठीक है। तो अगर आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया जाता है AFSPA एक्ट में, उसको क्या होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए कि उन्होंने जो भी एक्ट परफॉर्म किया उसकी ज़रूरत थी और वो गुड फेथ में किया गया था। हो सकता है लोगों की जान बचाने के लिए किसी आतंकवादी को उन्हें मारना पड़ा हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़रूरी बात थी, नेसेसिटी थी, और वो गुड फेथ में किया गया है, लोगों की जान बचाने के लिए किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इस सेक्शन में इनको डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस को कोई भी, उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 15 पर। सेक्शन नंबर 15 पर हम आते हैं तो हम ये देखते हैं, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, ठीक है। जज का क्या एक्ट है जब वो जुडिशली एक्ट कर रहा है, तो अंदर देखते हैं प्रोविजंस। जजेस आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन व्हेन दे एक्ट विद इन देयर जुडिशियल कैपेसिटी। जजेस को प्रोटेक्ट किया जाता है इस सेक्शन में जब वो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इवन इफ़ द कोर्ट लैक्स ज्यूरिसडिक्शन, अगर मान लीजिए कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, जजेस एक्टिंग इन गुड फेथ आर इम्यून फ्रॉम लाइबिलिटी। अगर वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं तो उनको क्या है, लाइबिलिटी से उनके ऊपर कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं बनेगी जिसमें उनको लाइबल ठहराया जाए, ठीक है। गुड फेथ में अगर उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं भी है लेकिन वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं तो उनको लाइबिलिटी से फ्री होने की इम्यूनिटी दी गई है, उनको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, अ जज हु पासेस अ सेंटेंस बेस्ड ऑन एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट इज प्रोटेक्टेड इवन इफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज लेटर क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि कोई जज थे जिन्होंने 7 साल की सज़ा सुना दी किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, इम्प्रिजन्ड कर दिया, ठीक है, इम्प्रिजन्ड एंड अक्यूज्ड फॉर, मान लीजिए मोर देन 10 ईयर्स कर दिया, ठीक है, मोर देन 10 ईयर्स, और ये उन्होंने गुड फेथ में किया, किस में किया, गुड फेथ में किया, ठीक है। उनका इंटेंशन क्या था, अच्छा था, लेकिन उनके पास ये जुरिसडिक्शन नहीं था कि वो 10 साल की सज़ा सुना सकें, ठीक है, तो भी उन्होंने 10 साल की सज़ा सुनाई बिना जुरिसडिक्शन के होते हुए भी। तो बाद में अगर उनके जुरिसडिक्शन पे कोई सवाल उठता है
तो उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 15 के अंतर्गत। ठीक है, ये सेक्शन जो है वो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उन पर्सन्स को जो कि कोर्ट की जजमेंट या ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग या ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनको ये सेक्शन जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन अगर नहीं है ऑर्डर को इशू करने का, तो भी बाद में जब उनके ज्यूरिसडिक्शन पे सवाल उठेगा तो उनको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी चीज़ें गुड फेथ में होनी चाहिए। अगर इंटेंशन मेलाफाइड होगा तो क्या किया जाएगा, तो जज को बिल्कुल ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको लायबल ठहराया जाएगा। ठीक है, इसमें आते हैं हम एक लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं। लैंडमार्क जजमेंट क्या है, अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1952 का केस है ये सुप्रीम कोर्ट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट जुडिशियल इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स जजेस फ्रॉम बीइंग स्यूड फॉर एक्शंस कंडक्टेड इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जुडिशियल इम्यूनिटी है जजेस की, वो उनको प्रोटेक्ट करती है स्यू होने से फॉर एक्शंस कंडक्टेड इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी एक्शंस हुए हैं, जज रहने के दौरान उनके कैपेसिटी में जो भी कार्य हुए हैं, उससे क्या है, ये जुडिशियल इम्यूनिटी उन्हें प्रोटेक्ट करती है। सपोर्टिंग द एसेंस ऑफ सेक्शन 15, सेक्शन 15 के तहत जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है जजेस को कि अगर वो जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं, तो अगर क्या है गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं, तो अगर उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं भी है तो भी उनको इम्यूनिटी मिली हुई है कि जब ज्यूरिसडिक्शन पे उनके क्वेश्चन किया जाएगा तो उनको लायबल नहीं माना जाएगा। यही बात अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ठीक है, आ जाइए, अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 16 पे। जजेस को सेक्शन 15 में क्रिमिनली लायबल नहीं ठहराया जाएगा। कोई भी ऑर्डर या जजमेंट ऐसा पास करने के लिए जो कि उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पास किया, गुड फेथ के साथ पास किया, और वो ये मानते थे कि वो क्या है, सही है। ठीक है, आ जाते हैं सेक्शन नंबर 16 पे। सेक्शन नंबर 16 पे आने के बाद हम लिखते हैं, सेक्शन नंबर 16 पे आते हैं और हम ये देखते हैं सेक्शन 16, जस्ट अ सेकेंड, एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट के परसुएंट कोई काम किया गया। एक्शंस एग्जीक्यूटेड एज पर कोर्ट ऑर्डर्स और जजमेंट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शंस। वो एक्शंस जो कि कब किए गए हैं, कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट के बाद, कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट के बेसिस पे किए गए हैं, तो इस सेक्शन में उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। दिस इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द अथॉरिटी ऑफ द लीगल सिस्टम। ये लीगल सिस्टम की अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या है, बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम है। ठीक है, ये सेक्शन जो है ये भी क्या करता है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो कि, ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो कि कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के फर्दरेंस में काम करते हैं, उनके परसुएंट में काम करते हैं। और ये यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट को इम्यूनिटी मिली हुई है कि अगर उसके पास पावर नहीं है, उस ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उस जजमेंट को पास करने का, फिर भी अगर वो पास कर देते हैं तो क्या होता है, वो उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, उनको लायबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, उन लोगों को लायबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। अ बेलिफ एग्जीक्यूटिंग एन एविक्शन ऑर्डर इवन इफ द ऑर्डर इज लेटर फाउंड टू बी इनकरेक्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी। एक बेलिफ जो है वो एविक्शन ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर बाद में ये पाया जाता है कि वो ऑर्डर जो है वो इनकरेक्ट है, तो भी उसको क्या होगा, लाइबिलिटी से प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको कोई सज़ा नहीं होगी। लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं, आर वर्सेस गवर्नर ऑफ ब्रॉक हिल प्रिजन एक्स पार्टी एवांस 2000। कोर्ट कहती है, while not from India, this case illustrates that an officer acting on a lawful order is not liable for wrongful detention when following court instructions। अगर कोई ऑफिसर जो है वो लॉफुल ऑर्डर के अंतर्गत काम कर रहा है तो वो लायबल नहीं होगा। अगर उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है डिटेंशन करने के लिए और वो डिटेन करता है किसी को, तो वो लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको कोर्ट के थ्रू ऑर्डर मिला है। वो ऑफिसर जो कि लॉफुल ऑर्डर्स के अंडर काम कर रहा है, उसको कोई भी लाइबिलिटी उसकी नहीं बनेगी। आगे आते हैं सेक्शन 17 पे। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ।
देखते हैं। दिस प्रोविज़न अप्लाइज टू एक्ट्स परफॉर्म्ड अंडर द जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ और अ मिस्टेकन बिलीफ ऑफ फैक्ट। ठीक है, ये जो प्रोविज़न है ये उन एक्ट्स पर अप्लाई होता है जो कि लॉ के अंदर जस्टिफाइड है। ठीक है, मतलब ये माना जाएगा कि वो क्या है, सही है। और अ मिस्टेकन बिलीफ ऑफ फैक्ट, या फिर वो उसको ये समझने में गलती हुई कि वो सही है। द सेक्शन डज नॉट कवर मिस्टेक्स ऑफ लॉ बट फैक्ट। ये सेक्शन जो है मिस्टेक ऑफ लॉ को कवर नहीं करता, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को कवर करता है। कहते हैं ना मैक्सिम है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल। तो मिस्टेक ऑफ लॉ अगर है तो उस पर इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, उस पर लाइबिलिटी बनेगी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है अगर तो क्या होगा, उस पर लाइबिलिटी नहीं बनेगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि हम कहते हैं कि अ शॉप ओनर डिटेनिंग अ पर्सन ही बिलीव्स टू बी अ शॉपलिफ्टर बेस्ड ऑन मिस्टेकन आइडेंटिटी इज़ प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, कोई शॉप ओनर जो है एक आदमी को अपने पास बैठा लेता है, जाने नहीं देता है, ये समझते हुए कि वो क्या है, शॉपलिफ्टर है, और वो आइडेंटिटी के मिस्टेकन में ऐसा समझता है। मतलब वो जिस आदमी को बैठाया रहता है और जो आदमी असल में शॉपलिफ्टर रहता है, इन दोनों की आइडेंटिटी वो समझ नहीं पाता है। मान लीजिए कि ए को, एक एक्स नाम का शॉपकीपर है, ये शॉप ओनर है, इसने ए को डिटेन किया हुआ है। ठीक है, और शॉपलिफ्टर कौन था, सी था। तो ए को इसने कौन समझा, सी समझा, और ए को डिटेन कर लिया। तो क्या है, ये मिस्टेकन बिलीफ है। ठीक है, मिस्टेक के बेसिस पे सी को ए समझ के उसने क्या किया, ए को बैठा लिया। तो ये क्या है, इस सेक्शन में उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। किसको मिलेगा, शॉप ओनर को मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो सही है, मतलब कि सी ही ए है, या फिर उसको लग रहा था, या फिर और वो सी को ए समझ लिया, ये क्या थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, इसलिए उसको क्या मिलेगा, इस सेक्शन में लाइबिलिटी से वो मुक्त रहेगा। इसमें लैंडमार्क जजमेंट हम देखते हैं, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस कालिया राणा 1976 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज इफ मेड इन गुड फेथ प्रोवाइड अ डिफेंस अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी अगर है, लेकिन अगर गुड फेथ में है, तो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करेगा। तो उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, उस पर्सन को, वो फ्री रहेगा। ठीक है, गुड फेथ होना चाहिए, गुड फेथ होना बहुत ज़रूरी है। इंटेंशन मैलिस नहीं होना चाहिए, इंटेंशन जो है वो गुड फेथ होना चाहिए। ठीक है, इंटेंशन जो है वो नॉट मैलिस, मैलिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इल इंटेंशन या गिल्टी इंटेंशन नहीं होना चाहिए, किसी को हार्म करने के इंटेंशन से या किसी को रॉन्गफुल लॉस या गेन करवाने के इंटेंशन से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब तक गुड फेथ एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, किसमें, जनरल एक्सेप्शंस के सभी सेक्शंस में, मोस्टली सभी सेक्शंस में गुड फेथ एक जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो गुड फेथ होना ही होना चाहिए, तभी आपको इसमें इम्यूनिटी, जनरल एक्सेप्शंस में आप फॉल करेंगे तभी आपको इसमें इम्यूनिटी मिलेगी। ऑलराइट, आइए सेक्शन नंबर 18 पे आते हैं। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। ठीक है, कोई लॉफुल एक्ट करते वक्त कोई एक्सीडेंट हो जाना। एक्सीडेंटल एक्ट्स दैट कॉज हार्म वाइल परफॉर्मिंग लॉफुल ड्यूटीज़ आर एक्सक्यूजेबल अंडर दिस सेक्शन। कोई लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल एक्ट हो जाता है, तो उसको भी इस सेक्शन में डिफेंस प्रोवाइड किया गया है। प्रोवाइडेड रीजनेबल केयर वॉज टेकन। हाँ, उस एक्सीडेंट में ये ज़रूरी है कि वो रीज़नेबल केयर के साथ किया गया, मतलब उस एक्ट को रीज़नेबल केयर के साथ परफॉर्म किया जा रहा था, लेकिन अचानक से कोई उसमें एक्सीडेंट हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें डिफेंस मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अ वर्कर ऑपरेटिंग मशीनरी एक्सीडेंटली कॉजेज माइनर इंजरीज टू अ बाईस्टैंडर। एक वर्कर जो था वो मशीनरी ऑपरेट कर रहा था, वो बिल्कुल ड्यू केयर के साथ ऑपरेट कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली क्या करता है, माइनर को इंजरी कॉज कर देता है। ठीक है, माइनर को क्या करता है, इंजरी कॉज कर देता है, सॉरी माइनर को इंजरी नहीं कॉज करता है, कॉजेज माइनर इंजरीज टू अ बाईस्टैंडर। एक बाईस्टैंडर रहता है, दूर खड़ा हुआ एक आदमी रहता है, उसको वो छोटी चोट पहुंचा देता है, मामूली सी चोट पहुंचा देता है। डिस्पाइट फॉलोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा था, फिर भी माइनर इंजरीज बाईस्टैंडर को हो जाती हैं। तो इसके अंदर भी क्या है, उसको, उस वर्कर को क्या प्राप्त है, इम्यूनिटी प्राप्त है, उसको डिफेंस मिल जाएगा, जनरल एक्सेप्शंस में वो फॉल करेगा और उसकी गलती नहीं बनेगी। जैसे इसमें लैंडमार्क केस है, चीज़बोरो पॉन्ड्स वर्सेस
इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड 1984। इसमें कोर्ट एक्नॉलेज दैट एक्सीडेंटल एक्शन ड्यूरिंग द लॉफुल परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्क डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस। किसी कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो लॉफुल है, उस टाइम पे अगर कोई एक्सीडेंट टेक प्लेस करता है तो वो डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे कि हम ये भी जानते हैं, मान लीजिए ए जो है वो जंगल में लकड़ी काटने गया है, एक्स से वो लकड़ी काट रहा है, और सी जो है यहाँ पे क्या किया है, सी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये ए है, जस्ट अ सेकेंड, ये ए है, ये एक्स से लकड़ी काट रहा है, वुड कट कर रहा है, और सी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो ए जो होता है वो जैसे ही अपने एक्स को पीछे ले जाता है, वो एक्स का जो ये पोर्शन रहता है उसका जो डंडा रहता है वो ए के हाथ में ही रह जाता है, और जो ये शार्प पोर्शन रहता है वो क्या होता है, सी को जाके लग जाता है, और सी की क्या होती है, वहीं पे डेथ हो जाती है। तो क्या हो गया, सी को इंजरी हो जाती है, सॉरी, सी को सीरियस इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, सीरियस इंजरी हो जाती है उसको। लेकिन ए जो होगा वो क्या था, ड्यू केयर के साथ काम कर रहा था, और एक्सीडेंट जो है वो लॉफुल काम करते हुए उसको एक्सीडेंट हुआ, वो इसलिए उसको ए को लायबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 19 आता है सेक्शन 9। अब इसमें हम देखते हैं एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट अदर हार्म, ठीक है। कोई ऐसा एक्ट था जिसने हार्म कॉज किया, लेकिन उसको कॉज करने का इंटेंशन क्रिमिनल नहीं था, दूसरे हार्म को बचाना था। ये प्रोविज़न जो है उन इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है जो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के किसी हार्म को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी हार्म को क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल, अ पर्सन ब्रेक्स द विंडो ऑफ अ पर्क्ड कार टू रेस्क्यू अ चाइल्ड लॉक्ड इनसाइड ऑन अ हॉट डे। एक पर्सन जो है एक कार का विंडो तोड़ देता है, पार्क्ड कार का विंडो तोड़ देता है, जो किस लिए, एक बच्चे को बचाने के लिए जो कि उस कार के अंदर रह गया था गर्मी के दिनों में। दो द एक्ट डैमेजेस द कार, भले ही उसके एक्ट से कार डैमेज हो गई, इट वॉज डन टू प्रिवेंट हार्म टू द चाइल्ड, लेकिन वो काम किस लिए किया गया था, इसलिए किया गया था कि चाइल्ड को हार्म ना हो, और उसका इंटेंशन भी क्रिमिनल नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसको जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा, और एक उस पर्सन को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि एक घर में आग लगी हुई है, एक घर में फायर है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक पर्सन आता है एक्स, और वो क्या करता है, उस घर को तोड़ने लगता है, उस घर को गिरा देता है। तो वो उस घर को इसलिए गिराता है, वो अच्छे इंटेंशन से गिराता है ताकि वो आग जो है वो फैल के दूसरे घरों में भी ना लग जाए। तो ये क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, गुड इंटेंशन है, गुड फेथ में वो काम कर रहा है, तो वो भी उस घर को गिराने के लिए लायबल नहीं होगा। ऑलराइट, आइए इसमें हम केस देखते हैं। केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह, 1981 का केस है ये। द कोर्ट emphasized absence of mens rea criminal intent as a key factor for invoking this exceptions, ठीक है। कोर्ट ने क्या किया है, क्रिमिनल इंटेंट को यहाँ पे एम्फेसाइज किया है कि क्रिमिनल इंटेंट जो है वो एब्सेंट होना चाहिए, तभी यहाँ पे ये एक्सेप्शन मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक्स का घर जल रहा है, वाई की एक्स से दुश्मनी थी, तो वाई ने क्या किया, एक्स का घर को तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी आग बुझाने के लिए, आग लग गई थी एक्स के घर में, वाई की एक्स से क्या थी, दुश्मनी थी। एक्स के घर को नहीं भी तोड़ा जाता तो भी फायर ब्रिगेड से या फिर कम से कम नुकसान के साथ वो घर बच जाता, लेकिन वाई ने क्या किया, जानबूझ के जाके उस घर को तोड़ दिया, ठीक है। तो इसका क्या था, वाई का क्रिमिनल इंटेंशन था उस घर को तोड़ने के पीछे, तो यहाँ पे वाई को जनरल एक्सेप्शंस का कोई डिफेंस नहीं मिलेगा और उसको क्रिमिनली लायबल माना जाएगा, ठीक है। आइए अब हम यहाँ पे सेक्शन 20 देखते हैं। सेक्शन 20 में हम देखते हैं एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, उस बच्चे का ऐसे चाइल्ड का एक्ट जो कि क्या है, 7 years ऑफ एज से नीचे है, ठीक है। तो उसके चिल्ड्रन अंडर 7 years ओल्ड आर प्रिज्यूम्ड इनकेपेबल ऑफ क्रिमिनल इंटेंट एंड दस एग्जेम्प्ट फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। वो चिल्ड्रन जो कि 7 साल से कम की उम्र के हैं, ये माना जाता है कि उनका क्रिमिनल इंटेंट बनाने में कोई भी उनकी क्षमता नहीं है, वो इनकेपेबल है क्रिमिनल इंटेंट बनाने में, ठीक है।
अपना मैलिस इंटेंशन बनाने में या क्रिमिनल इंटेंशन बनाने में वो इनकेपेबल हैं और इसलिए उन्हें उनके एक्शंस के लिए एग्जेम्प्टेड माना जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ 6-year-old एक्सीडेंटली ब्रेकिंग अ शॉप विंडो वाइल प्लेइंग इज़ नॉट लाइबल फॉर द डैमेज। एक 6 साल का बच्चा है, एक्सीडेंटली वो शॉप का विंडो तोड़ देता है खेलते समय, तो उसको डैमेज के लिए लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 7 साल से कम की उम्र का बच्चा है, उसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंट नहीं था। ठीक है, क्रिमिनल इंटेंट जो था वो एब्सेंट था, तो इसलिए उसको क्या होगा, और एज भी क्या थी उसकी 7 ईयर्स से कम थी, तो उसको क्या होगा, लाइबल नहीं माना जाएगा उस शॉप के विंडो को तोड़ने के लिए। ठीक है, इसमें लैंडमार्क जजमेंट देख लेते हैं। आर वर्सेस JTB 2009 का केस है। ऑल्दो फ्रॉम द यूके इट कन्फर्म्स द प्रिंसिपल ऑफ डोली इन कैपेक्स। ठीक है, यूके से ये क्या करते हैं, वहाँ का प्रिंसिपल है डॉली इन कैपेक्स, विच असर्ट्स दैट वेरी यंग चिल्ड्रन कैन नॉट बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम्स। जिसका मतलब है कि बहुत ही कम उम्र के बच्चों को जो है लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है, किसके लिए, क्राइम के लिए। तो यहाँ पे भी क्या है, 7 साल से कम के बच्चों को क्या है, 7 साल से कम के बच्चों को लीगली इनकेपेबल माना गया है क्राइम्स को कमिट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 21, जिसमें बताता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। अब हम ये मानते हैं कि बच्चा 7 साल से ऊपर का है और 12 साल से कम का है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इमेच्योर है। ठीक है, वो अभी नासमझ है थोड़ा। Children between 7 and 12 can only be held responsible if it is proven that they have sufficient maturity to understand their action. ठीक है, अगर 7 साल से ऊपर का और 12 साल से नीचे का बच्चा है, 7 to 12 के बीच में है कोई, ठीक है, तो और अगर वो कोई ऐसा काम कर देता है जो कि क्या है, जो कि क्रिमिनलाइज कर रहा है, क्रिमिनल एक्ट है, तो उसके लिए उसको लायबल तभी माना जाएगा जब हम ये प्रूव कर सकेंगे, जब ये प्रूव हो पाएगा कि उसको सफिशिएंट मैच्योरिटी थी कि वो समझ सके कि वो क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है ड्रॉर में से पैसे चुरा रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि वो उस काम उसका चोरी में क्या कहलाता है, उसको पता होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो क्या है, वो थेफ्ट है, तब उसको लायबल माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेस करती हैं कि उसका इंटेंट कैसा है, उसका फेथ कैसा है। ठीक है, मेलाफाइड इंटेंशन है या बोनाफाइड इंटेंशन है, दो चीज़ें होती हैं। बोनाफाइड इंटेंशन होता है, बोनाफाइड इंटेंशन होता है और मेलाफाइड इंटेंशन होता है। बोनाफाइड जो होता है उसी को हम गुड फेथ कहते हैं और मेलाफाइड को बैड फेथ कहते हैं। ठीक है, मेलाफाइड को हम बैड फेथ कहते हैं, मतलब गुड फेथ मतलब अच्छे इंटेंशन के साथ, बैड फेथ मतलब बुरे इंटेंशन के साथ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका। A 10-year-old who sets off fireworks in a crowded area without understanding the consequences might be excused under this section. एक 10 साल का बच्चा है जिसने फायरवर्क्स जो है वो क्राउडेड एरिया में लगा दिया है, तो कुछ आग जलाई है क्राउडेड एरिया में, भीड़ वाली जगहों में, तो उसका ये माना जाएगा, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, उसने भीड़ वाली जगह में आग तो लगाई है लेकिन उसे पता नहीं है कि कॉन्सिक्वेंसेज उसके क्या होंगे, तो इसलिए इस सेक्शन में उसको क्या होगा, एक्सक्यूज़ किया जाएगा, इस सेक्शन में उसको डिफेंस मिलेगा। लैंडमार्क जजमेंट है मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP, 1978 का केस है ये। द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड मेंटल मैच्योरिटी वाइल डीलिंग विद द जुवेनाइल ऑफेंसेस। सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग किस चीज़ को कंसिडर किया है, मेंटल मैच्योरिटी को। हम ये देखेंगे कि वो मेंटली इतना मैच्योर है कि नहीं कि वो समझ सके कि वो जो काम को कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर वो समझ सकता है तो वो लायबल होगा, अगर वो नहीं समझ सकता है तो वो नॉट लायबल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे क्राउड में उसने आग लगाया, उसे नहीं पता था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो वो क्या होगा, वो लायबल नहीं होगा, नॉट लायबल। अगर वो जानता होता कि लोग जल जाएंगे उससे, आग दूर तक फैल सकती है, तो वो क्या होगा, लायबल माना जाएगा। तो इसमें कोर्ट ने कंसिडर किया है मेंटल मैच्योरिटी को एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कंसिडर किया है, तभी उसको जुवेनाइल ऑफेंसेस में ऑफेंसेस के अंडर डील किया जाएगा। सेक्शन 22 आता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक्शंस बाय इंडिविजुअल्स अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ देयर एक्ट्स ड्यू टू मेंटल इलनेस
और इनकेपेसिटी आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन। तो क्या है, वो एक्शंस किसी भी इंडिविजुअल के टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ देयर एक्ट्स, ठीक है, जिसमें वो समझ नहीं पा रहे हैं। अनसाउंड माइंड मतलब दिमागी रूप से वो क्या है, ठीक नहीं है, साउंड नहीं है। तो वो एक्शंस, कुछ इंडिविजुअल्स के ऐसे एक्शंस जिसमें वो अपने एक्शंस के नेचर को नहीं समझ पा रहे हैं, किस कारण से, ड्यू टू मेंटल इलनेस, दिमाग में दिमागी रूप से ठीक ना होने के कारण वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, या फिर उनकी कैपेसिटी है इन चीज़ों को समझने में, आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन, उनको भी इस सेक्शन में क्या मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है तो डिफेंस मिलेगा। अ पर्सन विद स्किज़ोफ्रेनिया हु असॉल्ट्स समवन ड्यूरिंग अ साइकोटिक एपिसोड मे नॉट बी क्रिमिनली लायबल। एक पर्सन जिसको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, वो किसी दूसरे पर्सन को असॉल्ट करता है अपने उस दौरान जिस टाइम पे उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, तो वो क्रिमिनली लायबल नहीं माना जाएगा। इसमें लैंडमार्क जजमेंट है हरि सिंह गौंड वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इसमें कोर्ट ने कहा दैट द मेंटल इनकेपेसिटी एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस निगेट्स क्रिमिनल इंटेंट। अच्छा, जो मेंटल इनकेपेसिटी है एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस करते वक्त अगर वो मेंटली इनकेपेबल है तो ये क्रिमिनल इंटेंट नहीं माना जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, अगर मान लीजिए उसकी जो मेंटल इनकेपेसिटी है वो ऐसी है कि कुछ देर के लिए, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हाफ डे के लिए वो कॉन्शियस रहता है, ठीक है, और अदर हाफ के लिए वो क्या रहता है, इनकेपेबल रहता है, ठीक है, इनकेपेबल रहता है। तो इस हाफ डे में, जिस हाफ डे में वो केपेबल है या कॉन्शियस है, उस हाफ डे में अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए उसको क्रिमिनली लायबल माना जाएगा। लेकिन ये अदर हाफ जिसमें वो इनकेपेबल है, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से वो समझने में, अपने एक्ट की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको समझने में असमर्थ है, तो उस टाइम पे उसको क्या माना जाएगा, उस टाइम पे उसको इनकेपेबल माना जाएगा, यानी कि वो ऑफेंस नहीं कमिट कर रहा है, उसको डिफेंस मिलेगी, ठीक है। आ जाइए अगला देखते हैं, सेक्शन नंबर 23। उसमें देखते हैं एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, ठीक है। अब ये एक्ट भी क्या है, अगर कोई पर्सन है जिसको क्या कर दिया गया है, इंटॉक्सिकेट कर दिया गया है, कोई ऐसी ड्रिंक पिला दी गई है या कुछ ऐसा खिला दिया गया है उसके विल के अगेंस्ट, जिसकी वजह से वो इनकेपेबल है जजमेंट देने के लिए, इनकेपेबल है कुछ भी सोचने या समझने के लिए। दिस सेक्शन एग्जेम्प्ट्स इंडिविजुअल्स हु अननोइंगली कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट्स एंड कमिट एन ऑफेंस ड्यूरिंग देयर इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि एक्स जो है वो क्या करता है, वाई को एक ड्रिंक पिलाता है, जिसमें वाई जिसको सॉफ्ट ड्रिंक समझ रहा था, लेकिन वो क्या थी, बियर थी, ठीक है, वो क्या थी, बियर थी। तो उसमें वो क्या कहता है, उसको एक्स को नहीं पता था, सॉरी वाई को नहीं पता था, एक्स जो है वो वाई को पिलाता है ड्रिंक, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक कह के पिलाता, और वो बियर थी, वाई को नहीं पता है, या फिर एक्स ने उसकी ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया जो कि वाई को नहीं पता है, वाई ने पिया और पी के वो इंटॉक्सिकेट हो गया। अब वो जाके क्या कर रहा है, उसने जाके किसी को मार दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटॉक्सिकेंट्स के वजह से, इंटॉक्सिकेंट्स उसने अननोइंगली कंज्यूम किया है और ऑफेंस कमिट किया है, तो क्या हो जाएगा, वो इस सेक्शन में उसको एग्जेम्पशन मिलेगी, इस सेक्शन में वो डिफेंस में आएगा, उसको पनिश नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, समवन फोर्स टू ड्रिंक एल्कोहल एंड देन इन्वॉल्व इन अ स्कफल वुड बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। अगर कोई किसी को अल्कोहल पिला के और क्या कर रहा है, उसको स्कफल में इन्वॉल्व कर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस सेक्शन में उसको प्रिजर्व किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। लैंडमार्क जजमेंट है इसका, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस माजेविस्की 1977, ठीक है। ऑल्दो अ यूके केस, ये भी एक यूके ही केस है, इट हाईलाइट्स द डिफरेंशिएशन बिटवीन वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन इन लीगल डिफेंसेस। बिल्कुल, अगर वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो वो पर्सन लायबल होगा, अगर इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो वो पर्सन नॉट लायबल होगा, ठीक है। अगर हम इंटॉक्सिकेट हो गए किसी और के द्वारा कुछ पिलाने से और हम वो नहीं जानते हैं, तो हम क्या होंगे, लायबल नहीं होंगे। अगर हम वॉलेंटरी पीते हैं, खुद पी रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और जाके किसी को एक झापड़ दो झापड़ मार दिए, जाके किसी दंगे में शामिल हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, चीज़ों को तोड़ फोड़ दिए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम क्या होंगे, लायबल होंगे। ऑलराइट, अब हम आते हैं, ये आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
ध्यान से देखिए, बहुत कोई हेक्टिक नहीं है, आराम से देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक बार में नहीं समझ में आती हैं, 2 बार देखिए, स्पीड को बढ़ा के देखिए, तो आपको चीज़ें, अगर जैसे एक बार आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब दोबारा से आपको उसको समझने की ज़रूरत है, तो 1.5x पे करके देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहली बार आप आराम से देखिए, दूसरी तीसरी बार अगर आपको रिवीजन के तौर पे देखना है तो आप बिल्कुल इसको जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 24, ऑफेंस वाइल इंटॉक्सिकेटेड। अभी तक क्या था, ये क्या था, इंटॉक्सिकेशन ही ये भी था, लेकिन अगेंस्ट विल था, ठीक है। ये क्या है, इफ़ अ क्राइम रिक्वायरिंग स्पेसिफिक इंटेंट इज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। क्या बताया, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। और वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन जब अपनी मर्जी से इंटॉक्सिकेट हुआ गया है, अपनी मर्जी से ड्रग्स लिया गया है, अपनी मर्जी से दारू पी गई है, तो क्या होगा, वहाँ पे वो पर्सन किसी भी अपने एक्ट के लिए लायबल होगा। द पर्सन इज स्टिल ट्रीटेड एज सोबर अंडर द लॉ, ठीक है। तो अगर वो वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड है तो उसको सोबर माना जाएगा, अगर वो वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड है तो ये माना जाएगा कि उसने जब एक्ट किया तो वो एकदम नॉर्मल था, ठीक है, उसको लायबल माना जाएगा। अ पर्सन हु कमिट्स थेफ्ट वाइल ड्रंक रिमेन्स लायबल सिंस इंटॉक्सिकेशन वॉज वॉलेंटरी, ठीक है। एक पर्सन जो कि ड्रंक रहने के दौरान थेफ्ट करता है, थेफ्ट का क्राइम कमिट करता है, तो उसको लायबल माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वो वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेटेड था, उसने जानबूझ के खुद को इंटॉक्सिकेट किया था, वो जानता था कि वो इंटॉक्सिकेट है, ठीक है। तो वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन में क्या होगा, वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको लायबल माना जाएगा, ठीक है। और इनवॉलेंट्री अगर है इंटॉक्सिकेशन, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है अगर, तो आपको नॉट लायबल माना जाएगा, नॉट लायबल माना जाएगा, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब जानबूझ के, और इनवॉलेंट्री मतलब जानते बूझते नहीं, ठीक है। जैसे किसी दोस्त ने जानबूझ के पिला दी, बताया नहीं, और उसमें कुछ मिला दिया कुछ गलत करने के इंटेंशन से, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये लायबल और नॉट लायबल में आ जाएंगी। लैंडमार्क जजमेंट है इसमें, बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, द कोर्ट हेल्ड दैट वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन डज नॉट सॉल्व क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्या होगा, वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो उससे क्रिमिनल लाइबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी, उससे क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी। आ जाइए अब हम सेक्शन 25 देखते हैं, एक्ट बाय कंसेंट नॉट इंटेंडिंग डेथ, ठीक है। ये कोई ऐसा एक्ट कंसेंट से किया गया है तो क्या हो जाएगा, वो डेथ इंटेंड नहीं करता है। दिस प्रोविज़न अलाउज फॉर एक्ट्स डन विद कंसेंट प्रोवाइडेड देयर इज़ नो इंटेंट टू कॉज डेथ और सीरियस इंजरी, ठीक है। कोई ऐसा काम किया गया है जिसमें ये इंटेंशन नहीं है किसी की डेथ कॉज कर दी जाए या किसी को सीरियस इंजरी कॉज कर दी जाए, तो कंसेंट के साथ एक्ट किया गया है तो वो क्या होगा, जनरल डिफेंस में माना जाएगा, जनरल एक्सेप्शंस में माना जाएगा। एग्जाम्पल, पार्टिसिपेंट्स इन अ बॉक्सिंग मैच, हाँ, बॉक्सिंग मैच में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपना कंसेंट दिए हुए होते हैं, उसके वजह से उन्हें कोई एक्सीडेंटल इंजरी होती है तो इस सेक्शन में उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब जैसे मैच देखने हम बैठते हैं स्टेडियम में, तो स्टेडियम में बॉल आके कई बार उस तरफ गिरती है जिस तरफ लोग बैठे हुए होते हैं, जिस तरफ पब्लिक बैठी हुई होती है, ठीक है। तो हम वहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है कि हमने हर उस इंजरी को बियर करने का कंसेंट दिया हुआ है, अनलेस एंड अनटिल कि वहाँ पे उनका इंटेंशन किसी की डेथ कॉज करने का ना हो, किसी को सीरियस इंजरी कॉज करने का ना हो। अब अगर ऐसा है कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी को वहाँ इंटेंशनली ले जाके बैठा दिया गया और फील्ड में किसी प्लेयर से कह दिया गया कि ऐसा मारो कि उसी को जाके लगे और वो मर जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, वो पर्सन जिसने कहा साथ ही साथ वो प्लेयर भी क्या होगा, क्रिमिनली लायबल हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, लैंडमार्क जजमेंट है इस पर, आर वर्सेस ब्राउन 1993 का केस है ये, ऑल्दो फ्रॉम यूके, ये भी यूके से ही है। इट इज़ नोटेबल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कॉन्सेंशुअल एक्ट्स एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। ये नोटेबल है, मतलब इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना होगा कि कौन से एक्ट कॉन्सेंशुअल हैं और कौन से क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, कौन से एक्ट्स में कंसेंट दी गई है और कौन से एक्ट्स को जानबूझ के किया गया है जिसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस बनते हैं। सेक्शन 26 हम देखते हैं, एक्ट फॉर पर्सन्स बेनिफिट विदाउट इंटेंडिंग डेथ, ठीक है।
कोई एक्ट किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया है जिसमें डेथ कॉज करने का इंटेंशन नहीं है। एक्ट्स परफॉर्म्ड विद द इंटेंशन ऑफ बेनिफिटिंग समवन, कोई एक्ट ऐसे किया गया हो जिससे दूसरे को फ़ायदा हो सके, इवन इफ कॉजिंग सम हार्म, भले ही कुछ हार्म हो रहा है, आर प्रोटेक्टेड इफ डन इन गुड फेथ, तो अगर गुड फेथ में किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, वो उसमें भी प्रोटेक्शन मिलेगी। एग्जाम्पल, अ डॉक्टर परफॉर्मिंग इमरजेंसी सर्जरी, देखिए कोई एक्ट परफॉर्म किया गया इस इंटेंशन से कि दूसरे को फ़ायदा हो, उसकी बेनिफिट के लिए, अगर कुछ हार्म पहुंचाना भी पड़ता है तो भी उसको बेनिफिट हो जाए, और गुड फेथ में वो काम किया जा रहा है तो इस सेक्शन में उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, वो क्रिमिनली लायबल नहीं होगा। डॉक्टर जो है वो सर्जरी परफॉर्म करता है, इमरजेंसी सर्जरी, किसी की लाइफ बचाने के लिए, जिसमें दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए वो इमरजेंसी सर्जरी परफॉर्म करते वक्त उस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर यहाँ पे लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो गुड फेथ में काम कर रहा था। ठीक है, गुड फेथ बहुत ज़रूरी है। वो गुड फेथ में काम कर रहा था, दूसरे को बेनिफिट, पेशेंट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम कर रहा था, उसको ठीक करने के लिए काम कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा डॉक्टर का एक्ट और उसको सज़ा नहीं होगी। इसमें लैंडमार्क जजमेंट है डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2004 का ये केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट्स जो हैं वो गुड फेथ में किए गए हैं दूसरे की बेनिफिट के लिए, जैसे कि सर्जरीज हैं, ये कल्पेबल नहीं है तब तक जब तक कि वहाँ पे कोई नेग्लिजेंस परफॉर्म ना किया जाए। किसी लापरवाही की वजह से अगर उन्होंने डेथ कॉज नहीं किया है तो वो क्या होंगे, वो कल्पेबल नहीं होंगे, उसमें उनको डॉक्टर्स को लायबल नहीं माना जाएगा। आ जाते हैं अगला सेक्शन 27 पे, एक्ट्स फॉर चाइल्ड और पर्सन विद अनसाउंड माइंड। ठीक है, किसी चाइल्ड अनसाउंड माइंड में किसी चाइल्ड या पर्सन के द्वारा किया गया कोई काम। एक्ट्स डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और मेंटली इनकेपेसिटेटेड पर्सन। ठीक है, कोई एक्ट ऐसा किया गया है कि चाइल्ड को बेनिफिट हो सके या किसी ऐसे पर्सन को बेनिफिट हो सके जो मेंटली इनकेपेबल है, तो विद गार्डियन कंसेंट, गार्डियन की कंसेंट के साथ वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब मान लीजिए कोई इमरजेंसी ऐसी है जिसमें चाइल्ड कंसेंट तो दे नहीं पाएगा, मेंटली इनकेपेसिटेटेड पर्सन भी कंसेंट नहीं दे पाएगा, गार्डियन अवेलेबल नहीं है कंसेंट देने के लिए, तो भी अगर इमरजेंसी में उस काम को किया जाता है तो वो एक्ट जो है वो उसको डिफेंस मिलेगा। एडमिनिस्टरिंग अ वैक्सीन टू अ चाइल्ड इन द एब्सेंस ऑफ गार्डियन बट विद द इंटेंशन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड हेल्थ, किसी चाइल्ड को वैक्सीन लगाई जा रही है, उसके गार्डियन का कंसेंट नहीं लिया गया क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था, एब्सेंट था, और चाइल्ड की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो इस दौरान अगर चाइल्ड को किसी कारण से कुछ हो जाता है, वो वैक्सीनेशन गुड फेथ में ही किया जा रहा है, वैक्सीनेशन किस में किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है। इस दौरान अगर चाइल्ड को कुछ हो जाता है तो क्या होगा, वहाँ पे उस पर्सन को जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा वो पर्सन का एक्ट, और उसको लाइबिलिटी नहीं, उसको लाइबल नहीं माना जाएगा। इसमें लैंडमार्क जजमेंट है इन रे अ चाइल्ड 2015। The High Court ruled in favor of child's welfare when determining guardianship and consent issues। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो चाइल्ड के वेलफेयर को, हाई कोर्ट ने ये रूल किया कि चाइल्ड का वेलफेयर शामिल होना चाहिए उस काम को होने में, और गार्डियनशिप और कंसेंट को भी हमें देखना है, हमें देखना है कि गार्डियंस उसके अवेलेबल हैं कि उस टाइम पे नहीं, और कंसेंट इश्यूज़ ना हो उसमें। ठीक है, अगर कोई ऐसा एक्ट है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड का वेलफेयर, चाइल्ड को बचाना, या उसके लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना, और गार्डियंस की कंसेंट अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा, वो काम किया जाएगा, उसमें कंसेंट इश्यूज़ का ध्यान रखा जाएगा। सेक्शन 28 कहता है हमारा, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। अच्छा, अगर कंसेंट जो है वो फियर या मिसकंसेप्शन में दिया है तो फिर वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। BNS सेक्शन 28 मीन्स दैट इफ समवन गिव्स कंसेंट अंडर फियर, थ्रेट or wrongful belief and the other person knows this, then the consent is not valid in law। अगर कोई पर्सन जो है दूसरे पर्सन को कोई कंसेंट देता है, वो फियर में, थ्रेट में, रॉन्गफुल बिलीफ के अंदर दे रहा है, और दूसरा पर्सन वो ये सब जानता है कि ये कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंसेंट लॉ में वैलिड नहीं होगी। एंड एनी एक्ट डन बेस्ड ऑन सच कंसेंट में स्टिल बी अ क्राइम। और अगर ऐसे कंसेंट के अंतर्गत कोई काम किया जाता है तो वो काम क्या होगा, क्राइम ही होगा। इसमें कुछ की एलिमेंट्स हैं, जैसे कंसेंट मस्ट बी फ्री एंड इन्फॉर्म्ड टू बी लीगली वैलिड, कंसेंट फ्री होना चाहिए और लीगली वैलिड होना चाहिए। फियर, कोर्शन या डिसेप्शन में दिया हुआ कंसेंट क्या होगा, इनवैलिड होगा।
इफ़ अ पर्सन नोज द कंसेंट इज़ नॉट जेन्युइन द एक्ट बिकम्स अनलॉफुल। अगर वो पर्सन जिसको कंसेंट दिया जा रहा है वो जानता है कि वो एक्ट जो है वो जेन्युइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्ट अनलॉफुल हो जाएगा। कंसेंट जेन्युइन नहीं है तो ये एक्ट अनलॉफुल हो जाएगा। जैसे फोर्सिंग समवन टू साइन अंडर थ्रेट इज़ नॉट कंसेंट। अगर किसी से किसी पेपर पे साइन कराया जा रहा है डरा धमका के, तो वो क्या होगी, उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन थ्रू मैनिपुलेशन और थ्रेट्स। इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना एक्सप्लॉयटेशन या मैनिपुलेशन से, इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना एक्सप्लॉयटेशन से, मैनिपुलेट या उसको थ्रेट करके, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन मिलेगी उसको। लॉ सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज और इन्फ्लुएंस ऑफ फियर। ठीक है, फियर के इन्फ्लुएंस में किसी का मिसयूज़ करना, किसी को एक्सप्लॉयट करना, किसी को मैनिपुलेट करना, इससे लॉ हमारा सेफगार्ड करता है। एग्जाम्पल है, अ फ्रॉस्टर ट्रिक्स एन एल्डरली पर्सन। एक फ्रॉस्टर जो है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति को ट्रिक करता है, साइनिंग अवे देयर प्रॉपर्टी, ताकि वो उनसे उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा सके। लाइंग अबाउट अ गवर्नमेंट पॉलिसी, और कहता है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी के पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दीजिए, और फ्रॉस्टर जो है वो उनको पागल बनाता है। सिंस द कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू मिसकंसेप्शन, गलत चीज़ें बता के कंसेंट ली गई हैं, तो ये क्या है, ये इनवैलिड है। इसके अंदर उस फ्रॉस्टर को क्या होगा, अक्यूज़ किया जाएगा और वो क्रिमिनली लायबल माना जाएगा। इसमें लैंडमार्क जजमेंट आता है डॉक्टर ध्रुवराम मुरलीधर सोनार वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। It has held that consensual sex between live-in partners cannot amount to rape after a relationship ends and the man fails to marry her due to circumstances beyond his control. इसमें माना जाता है कि अगर कोई कॉन्सेंशुअल सेक्स टुक प्लेस हुआ है लिव इन पार्टनर्स के बीच में, वो क्या हो जाएगा, उनका रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद उसको रेप नहीं मान लिया जाएगा। अगर वो मैन जो है वो फेल हो जाता है उससे मैरी करने में कुछ सर्कमस्टांसेस में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो उस कॉन्सेंशुअल सेक्स को हम रेप मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 29, जिसमें एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। ठीक है, सम एक्ट्स रिमेन क्रिमिनल ऑफेंस, कुछ एक्ट अभी भी क्रिमिनल ऑफेंस रहते हैं, इवन इफ़ दे आर डन विद कंसेंट और इन गुड फेथ। तब भी अगर वो, जैसे कि वो अपने आप में ही क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंटली वो एक्ट्स क्या हैं, ऑफेंस हैं, चाहे वो गुड फेथ में किए गए हों या कंसेंट के साथ किए गए हों। वो एक्ट्स इलीगल हैं, इंडिपेंडेंटली अपने आप में ही वो एक्ट्स इलीगल हैं और क्रिमिनल लाइबिलिटी को इमर्ज करते हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन द हार्म कॉज्ड, मीनिंग देयर क्रिमिनलिटी, हाँ, उनकी क्रिमिनलिटी इस बात पे बेस नहीं करेगी कि हार्म हुआ या नहीं हुआ। वो एक्ट्स अपने आप में ही क्या है, क्रिमिनल हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंटली ही वो क्या है, इलीगल है, चाहे हार्म कॉज हुआ हो या ना हुआ। अ वुमेन अग्रीज टू मिसकैरेज अबॉर्शन दैट इज़ नॉट मेडिकली नेसेसरी। ठीक है, एक वुमेन जो थी वो मिसकैरेज यानी कि अपना अबॉर्शन करवाना चाहती थी। सिंस कॉजिंग मिसकैरेज इज़ एन ऑफेंस, मिसकैरेज ऑफेंस है, अनलेस डन टू सेव द वुमेन्स लाइफ, मिसकैरेज ऑफेंस है अनलेस एंड अनटिल कि वो उस औरत की ज़िंदगी पे बात आ गई हो। हर कंसेंट डज नॉट जस्टिफाई द एक्ट, अगर कोई वुमेन जो है अपना अबॉर्शन कराती है उसके लिए वो लीगली लायबल होगी अनलेस एंड अनटिल वो अबॉर्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर अबॉर्शन नहीं किया गया तो वो औरत मर जाएगी। उस स्टेज पे अबॉर्शन ठीक है, उसमें जस्टिफाई किया जा सकता है एक्ट को लेकिन अगर वो अबॉर्शन ऐसे ही कराती है बिना किसी रीज़नेबल कॉज के, तो वो क्या हो जाएगा, वो जस्टिफाई नहीं होगा, वो एक इलीगल एक्ट है और उसके लिए उसको सज़ा मिलेगी, वो लायबल होगी, उसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह। इसमें कहा जाता है स्टेट दैट कोर्ट हेल्ड करती है कि कंसेंट डज नॉट एक्सक्यूज इलीगल एक्ट्स और इंटेंशनल हार्म। इंटेंशनल हार्म अगर कोई किसी को इंटेंशनल हार्म करता है या कोई इलीगल एक्ट्स हैं तो कोर्ट जो है कंसेंट जो है उसको एक्सक्यूज़ नहीं करेगी। जैसे कि अगर कंसेंट दिए हैं अबॉर्शन का तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्या होगा, उसको उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्यों? क्योंकि अबॉर्शन जो है वो इलीगल एक्ट ही है। बियॉन्ड वॉट वॉज कंसेंटेड टू, कंसेंट एज अ लीगल डिफेंस इन इंडिया इज़ लिमिटेड बाय पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी से लिमिट करता है कंसेंट। ठीक है, अगर पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत कोई चीज़ ऑफेंस है तो भले ही उसको कंसेंट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, वो क्या होगा, लायबल माना जाएगा। सेक्शन 30 हम देखते हैं, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। ठीक है,
अगर कोई एक्ट गुड फेथ में किया जा रहा है एक पर्सन की बेनिफिट के लिए, उसका कंसेंट नहीं है, तब भी वो लायबल नहीं होगा। दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स एक्ट डन इन गुड फेथ। गुड फेथ में किए गए काम को प्रोटेक्ट करता है, किसी इंडिविजुअल की बेनिफिट के लिए किया गया है। वेदर पर्सन कैन नॉट गिव कंसेंट ड्यू टू अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस के कारण वो पर्सन कंसेंट देने के काबिल नहीं है, इंजरी के कारण या इनकेपेसिटी के कारण वो कंसेंट नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको डिफेंस मिलेगा, जनरल एक्सेप्शंस का डिफेंस मिलेगा। देयर इज़ नो लीगल गार्डियन अवेलेबल टू प्रोवाइड कंसेंट, यहाँ पे कोई लीगल गार्डियन भी नहीं है जो उस अनकॉन्शियस पर्सन के ऑन बिहाफ पे कंसेंट दे सके। द एक्ट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल और वेलबींग, जो एक्ट हम करने जा रहे हैं वो उसकी सर्वाइवल के, उस पर्सन की सर्वाइवल के वेलबींग के लिए, सर्वाइवल और वेलबींग के लिए बहुत नेसेसरी है। एक्ट्स मस्ट बी डन विद ऑनेस्ट इंटेंशन टू हेल्प द पर्सन, और ये जो एक्ट किया जा रहा है ये इस इंटेंशन से किया जा रहा है कि उस पर्सन को हेल्प की जा सके। तो द लॉ प्रोटेक्ट सच एक्ट्स फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, ऐसे एक्ट्स को लॉ जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है। एक्सेप्शंस अप्लाई टू केसेस ऑफ इंटेंशनल हार्म और डेथ, ठीक है, इंटेंशनल हार्म या डेथ के केस में क्या होगा, एक्सेप्शन अप्लाई करेगा, तब वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अगर कोई इंटेंशनल हार्म पहुँचाता है या डेथ कॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन बाकी वैसे अगर बेनिफिट करने के लिए कोई काम किया जा रहा है तो उसको वहाँ पे मिलेगी, डिफेंस मिलेगा। एग्जाम्पल, इमरजेंसी सर्जरी विदाउट कंसेंट, अगर बिना कंसेंट के इमरजेंसी सर्जरी परफॉर्म की जाती है। अ मैन फॉल्स अनकॉन्शियस आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ उसके बाद एक आदमी बेहोश हो गया, एक सर्जन जो है वो लाइफ सेविंग सर्जरी इमीडिएटली तुरंत परफॉर्म करता है, इवन दो द पेशेंट कैन नॉट कंसेंट, अब पेशेंट बेहोश है तो वो कंसेंट नहीं दे पाया, उसके गार्डियंस अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर ने गुड फेथ में काम किया तो उसने क्या किया, कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। ऑफेंस कमिट कब नहीं किया, अगर उस पर्सन को कुछ हो जाता है वो लॉफुल सर्जरी परफॉर्म करने में, तो वहाँ पे डॉक्टर की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। आगे देखते हैं सेक्शन 31, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कोई बात गुड फेथ में कही गई हो। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड इफ इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, कोई भी कम्युनिकेशन जो है जो कि गुड फेथ में की गई है वो ऑफेंस नहीं होगी। कब नहीं होगी, अगर उसको इस रीज़न से किया गया है कि इस रीज़न से नहीं किया गया है कि दूसरे पर्सन को हार्म किया जा सके, जिसको वो बात बताई जा रही है। अब मान लीजिए कोई आदमी एडमिट है, डॉक्टर आए उनसे कहें आपके पास 1 ही महीने का टाइम है बस, ठीक है, किसी आदमी को इंजरी हुई है, वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर उससे कहता है 1 महीने का टाइम है, शॉक के कारण उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, तो शॉक के कारण डेथ हो जाती है और डॉक्टर का इंटेंशन गुड फेथ में था कि वो उसको बता दें कि कितना समय बचा है ताकि अपने परिवार के साथ वो अच्छे से समय बिता सके, और जो भी काम करना चाहता है उसको पता चल जाए कि कितना समय है, जितने समय में हम अपना काम सारा कर सकते हैं। ये सारे इंटेंशन डॉक्टर के गुड इंटेंशन थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसको बताया कि 1 महीने का समय बचा है और शॉक के कारण वो मर गया, तो इस डेथ के लिए डॉक्टर लायबल नहीं होंगे। A surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. A has committed no offense, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient's death. वो जानते थे, भले ही वो जानते थे कि हो सकता है ऐसा हो जाए कि उसकी डेथ हो जाए, लेकिन उन्होंने गुड फेथ में बताया तो उन्होंने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। लैंडमार्क जजमेंट, डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, सेक्शन 31 BNS protects communication made in good faith that cause harm, like a doctor's prognosis. Consent as a legal defense in India is not required as good faith prevails. ठीक है, तो एक डॉक्टर जो है वो गुड फेथ में वो जानते हैं कि हार्म कॉज करेगा, लेकिन डॉक्टर्स प्रोग्नोसिस के तहत वो क्या करते हैं, बता देते हैं कोई बात, तो यहाँ पे उनको लीगल डिफेंस मिलेगा। और कंसेंट जो है वो इंडिया में लीगल डिफेंस कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि गुड फेथ जो है वो प्रिवेल करता है। ठीक है, सेक्शन 32 आ जाते हैं। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, कोई ऐसा काम करने के लिए किसी को डराया धमकाया गया हो। सेक्शन 32 स्टेट्स दैट नो एक्ट इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस, किसी भी एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा इफ़ इट इज़ कमिटेड बाय अ पर्सन, अगर उसे किसी पर्सन ने किया है, हु इज कंपेल्ड टू डू सो बाय थ्रेट्स दैट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेथ। अब मान लीजिए कोई गन पॉइंट पे रख के गन पॉइंट पे हमें रख के कह रहा है कि खाना खाओ नहीं तो गोली से मार देंगे। खाना खाओ तो कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट नहीं है। मान लीजिए कोई हम पे गन तान के कह रहा है कि एक के घर में चोरी करो, ठीक है, एक के घर में क्या करो, चोरी करो,
ठीक है, मानते हैं हम। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कमिट थेफ्ट इन इज हाउस। कोई गन पॉइंट पे रख के कह रहा है कि ए के घर में चोरी करो, तो वो क्या होगा, और अगर नहीं करोगे तो तुरंत गोली से मार देंगे, तो क्या होगा, वो एक्ट किसी पर्सन ने कर दिया। However, this exception does not apply to murder or offenses against the state that are punishable by death। ठीक है, तो इस सेक्शन में डेथ नहीं होना चाहिए और स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए। इन दोनों ही केसेस के अलावा, डेथ के अलावा, कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड, मर्डर के अलावा और स्टेट अगेंस्ट ऑफेंसेस के अलावा जो भी काम थ्रेट के अंडर रह के करवाया जाता है, किसी को गन पॉइंट पे रख के या डरा धमका के कोई काम करवाया जाता है, अनलेस एंड अनटिल वो मर्डर ना हो और स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस ना हो, यहाँ पे उस पर्सन को क्या मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी, डिफेंस मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज थ्रेटेंड एट गन पॉइंट एंड फोर्स टू कमिट थेफ्ट दे मे बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 32 में प्रोटेक्शन मिलेगी अगर गन पॉइंट पे रख के किसी को थ्रेट किया जा रहा है कि वो चोरी करे। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट है इसमें, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम 1996। इस केस में काशीराम वॉज फोर्स टू कमिट अ रॉबरी अंडर थ्रेट्स फ्रॉम नोटोरियस गैंग। ही क्लेम्ड दैट ही पार्टिसिपेटेड इन द क्राइम बिकॉज द गैंग हैड थ्रेटेंड टू किल हिम इफ़ ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा काशीराम को फोर्स किया गया था कि वो रॉबरी कमिट करें, एक गैंग ने उन्हें थ्रेट किया, डराया धमकाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस क्राइम को कमिट किया क्योंकि उस गैंग ने उन्हें थ्रेटन किया था कि वो अगर मना करेंगे चोरी करने से तो वो उनको मार डालेंगे। द कोर्ट कंसिडर्ड द फैक्ट एंड फाउंड दैट काशीराम वॉज एक्टिंग अंडर इमीडिएट फियर फॉर हिज लाइफ। कोर्ट ने ये कंसिडर किया कि काशीराम को ये डर था कि वो मारे जाएंगे, इस वजह से उन्होंने इस क्राइम को कमिट किया, इसलिए यहाँ पे उनको जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेंगे और उनको डिफेंस मिलेगा। सेक्शन 33 आते हैं, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। छोटी मोटी हार्म जो होता है उस छोटे मोटे हार्म से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है। स्टेट्स दैट एन एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म इवन इफ इंटेंडेड और लाइकली टू कॉज हार्म अगर इज नॉट एन ऑफेंस if the harm is so trivial that a person of ordinary sense and temperament would not complain about it। अगर छोटा मोटा स्लाइट हार्म कर दिया जा रहा है, ठीक है, कोई हार्म करने का ऐसा इंटेंशन नहीं है, लेकिन क्या है, किसी कारण से हो जाता है ऐसा, तो क्या हो जाएगा, उसमें इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड है। वाइल गेटिंग आउट ऑफ अ बस से बाहर निकलते हुए राकेश स्लाइटली बम्प्ड इनटू विजय। राकेश विजय से लड़ गया एंड हार्डली कॉज्ड एनी हार्म टू हिम। हार्डली हो सकता है उनके सर वर लड़ गए या फिर जो भी हो, सर लड़ गया, हाथ किसी चीज़ से टकरा गया, हाथ कट गया, ऐसी चीज़ें छोटी मोटी चोटें आई हैं अगर। राकेश हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, तो इस केस में राकेश ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। लैंडमार्क केस है माधवन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें कहा जाता है द कोर्ट रूल्ड दैट हार्म कॉज्ड बाय अ सिंगल स्लैप, एक थप्पड़ मारने से जो हार्म कॉज हुआ अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, वॉज ट्रिवियल, डिड नॉट मेरिट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ये बहुत छोटा मोटा हार्म है, स्लाइट हार्म है और इसमें कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है हमारा जो है जनरल एक्सेप्शंस में, हमारा जनरल एक्सेप्शंस में सेक्शन नंबर 14 से हमारा 33 तक ख़त्म होता है। आगे हम 34 से 44 जो कि प्राइवेट डिफेंस है उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखिए, रिवाइज़ करते रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी हेल्प करें चीज़ों को पढ़ने में। ऑलराइट, थैंक यू।